तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम नेशनल इनकम की सबसे पहले मेथड जो कि आपका इनकम मेथड है, जिसको हिंदी में हम आय विधि कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका इनकम मेथड है ना, उसके लिए बेसिकली आपको 3 स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए। वो स्टेप्स आपके ये रहे हैं। अब आप देखिए सोच रहे होंगे क्या इन तीनों स्टेप्स को करके हमें इनकम मेथड आ जाएगा? तो आंसर है हाँ। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको इन तीनों स्टेप्स को केवल ऊपर से नहीं पढ़ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है आपको उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तभी आप इन 3 स्टेप्स को निकाल पाओगे। या तो क्वेश्चन आपको इन तीनों स्टेप्स को आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन दे देगा। अगर वो इन तीनों स्टेप्स को आपको अपने क्वेश्चन में नहीं देता है, तब आप इसको कैसे फाइंड करोगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में ये तीनों स्टेप्स नहीं गिवन होंगे तो हमें इनको कैसे फाइंड करना होगा, और क्वेश्चन में अगर हमें ये तीनों स्टेप्स गिवन होंगे ना, तब हम इनको कैसे यूज करेंगे इनकम मेथड से नेशनल इनकम को निकालने के लिए। बट आपको उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि नेशनल इनकम को हम NNP@ FC से डिनोट करते हैं, और जो आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है ना, उसको हम NDP@ FC से डिनोट करते हैं। आपको इन दोनों बातों को अपनी नोट्स कॉपी में एक जगह पे नोट कर लेना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, तब आपकी ये चीजें काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं अपनी वीडियो के अंदर कि इनको निकाला कैसे जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखना कि अगर हम इनकम मेथड के थ्रू देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमें उन 3 स्टेप जो हमने अभी पढ़े हैं उनके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना होगा। जैसे स्टेप 1 में आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक गिवन है, तो आपको उस वैल्यू को ले लेना है। बट क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो आपको इस वैल्यू को कैसे फाइंड करना होगा? आपको बेसिकली इन 4 चीजों को ऐड करना होगा, तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल कर आ जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? इस वाले स्टेप के अंदर, इस स्टेप के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो एक एम्प्लॉय है ना, उसको उसके एम्प्लॉयर मतलब होता है जो मालिक होता है, जिसके अंडर में एक एम्प्लॉय काम करता है, तो उससे उसको जो भी पैसा या फिर जो भी चीज रिसीव हो रही होगी ना, वो आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंदर ऐड किया जाता है। जैसे एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर से क्या क्या मिल सकता है, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उसको मिल सकता है, आपको वेजेस मिल सकती है या फिर सैलरी मिल सकती है, वो भी किसमें? कैश में। तो आप सोच रहे होंगे वेजेस क्या होता है और सैलरी क्या होता है। तो वेजेस आपके मजदूरों यानी लेबर्स को दी जाती है, और सैलरीज आपको उन पर्सन को दी जाती है जो बड़े बड़े ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं है ना, तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा वेजेस और सैलरी जो कैश में मिली है उसको ऐड करना, और दूसरी चीज के अंदर आपको पेमेंट इन काइंड। अब आप ये देख रहे होगे, काइंड एक वर्ड लिखा हुआ है। तो होता क्या है, कभी कभार जो एम्प्लॉयर होते हैं ना, वो कैश में ना अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करके उसको कोई चीज प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है जिसने अपने एम्प्लॉय को एक रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब होता है कोई कमरा प्रोवाइड कर रखा है बिना किसी रेंट के, यानी एक तरीके से वो उसको वेज या सैलरी कैश में ना देके उसको वो रेंट फ्री जहाँ पे वो रह रहा है उसका किराया उसके एम्प्लॉयर द्वारा पे किया जा रहा है। तो इस केस में भी ये भी आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही क्या होगा? एक पार्ट होगा। अब थर्ड में आता है आपका एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉयर को जरूरी है कि जो एम्प्लॉय उसकी कंपनी में काम कर रहा है ना, वो उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ करे। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय होगा ना, वो एम्प्लॉयर के लिए ही जिंदगी भर काम करेगा, तो ये एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ ना कुछ करे। तो अगर वो PF यानी प्रोविडेंट फंड, LIC इंश्योरेंस उसके लिए करवा रखा है, तो वो भी आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट होगा। अब फोर्थ आता है आपका पेंशन और रिटायरमेंट। ये उसकी पास्ट की मेहनत है जिसका फायदा उसको अब मिलेगा, यानी आपके पास में आपके एम्प्लॉय ने आपके लिए मेहनत करी है और आपको पैसा कमा के दिया है, तो ये एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय के लिए पेंशन जैसी चीज़ों की भी सुविधा करवाएं। तो अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीधा गिवन है तो आपको उसको प्लस कर देना है, अगर नहीं गिवन है तो आपको इन चारों चीज़ों को फाइंड करना पड़ेगा, और जब आप इन चीज़ों को प्लस कर लोगे ना, तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल कर आ जाएगा। ये तो आपका स्टेप 1 है। अब देखते हैं कि स्टेप 2 के अंदर क्या क्या चीजें आती है। दोस्तों स्टेप 2 के अंदर आपको फाइंड करना होगा ऑपरेटिंग सरप्लस को, जिसको हिंदी में हम प्रचालन अधिशेष कहते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा गिवन है तो आप उसको प्लस कर दोगे, अगर वो नहीं गिवन है तो आपको इन चारों चीजों को ऐड करना होगा, तब आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो 4 चीजों में सबसे पहला आता है आपका रेंट को हिंदी में हम किराया बोलते हैं, इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा जिसको हम ब्याज कहते हैं, और प्रॉफिट जिसको हम लाभ कहते हैं, और चौथा आता है रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी क्या होती है? तो बेसिकली रॉयल्टी, मान लीजिए आपकी कोई बुक है,
आपने उसको पब्लिश कराया और किसी पब्लिशर के थ्रू वो बुक पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में पब्लिश हो रही है, तो वो पब्लिशर जो उस बुक को पब्लिश कर रहा होगा ना, वो उस राइटर को कुछ पैसा देगा उसके बदले में, तो वो आपकी रॉयल्टी कहलाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रचालन अधिशेष गिवन है तो आप वो ले लोगे। अगर वो नहीं गिवन होगा तो आपको 4 चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, जो कि पहली है रेंट यानी किराया, फिर इंटरेस्ट यानी ब्याज, अगला है प्रॉफिट यानी लाभ और चौथा है आपका रॉयल्टी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बट आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो आपको प्रॉफिट होता है ना, वो 3 चीज़ों को प्लस करने पर आता है। अब वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, चलिए उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका डिविडेंड। डिविडेंड मतलब होता है लाभांश। जब आप शेयर्स किसी कंपनी के परचेज करते हैं ना, तो उसके बदले जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अगला आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको हम निगम कर लाभ भी कहते हैं। और उसका तीसरा आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम अवतरित लाभ भी कहते हैं। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, यानी प्रॉफिट का वह हिस्सा जो बांटा नहीं गया है। तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में 4 चीजें गिवन है तो उसको प्लस करके आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेना। हमने बात करी कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट आपको इन 3 चीजों को प्लस करने पर आएगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना। तो दोस्तों नोट में क्या लिखा है, यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन हो तो क्वेश्चन में डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को नहीं लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूड होंगे, सेम एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपको प्रॉफिट भी गिवन है और ये तीनों कंपोनेंट्स भी गिवन है, तो आपको वहाँ प्रॉफिट को लेना है, इन तीनों कंपोनेंट्स को नहीं लेना। आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको स्टेप 1 में हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाला था, अगर वहां आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो क्या आप जो नीचे उसकी 4 चीजें पड़ी थी आप उसको ऐड करोगे? आप उसको ऐड नहीं करोगे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट गिवन है ना, तो आपको इन तीनों चीजों को क्वेश्चन में गिवन भी होंगी ना, तो ऐड नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों अपने आप स्टेप 3 को देख लेते हैं। स्टेप 3 में आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय, जिसको हिंदी में हम मिश्रित आय कहते हैं। यानी एक तरीके से जो भी आपकी इनकम स्टेप 1 और स्टेप 2 में नहीं आई है ना, वो आपकी स्टेप 3 के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो अब देख लेते हैं कि स्टेप 3 के अंदर बेसिकली आपको लेना क्या क्या होता है। तो व्यक्ति जब स्वयं की लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूज करता है ना, तो उसको भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यदि वह उसको खुद के बिजनेस में यूज नहीं करता तो किसी और को दे देता, तो उससे क्या मिलता, उसको पैसा मिलता। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर की लेबर यूज कर रहा है, या फिर अपने घर का लैंड यूज कर रहा है, या फिर अपने घर से कुछ पैसा लाके कैपिटल बिजनेस में लगा रहा है, या फिर अपनी ही एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यम यानी नॉलेज को यूज कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें उसको किसी प्रकार का कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। बट जो मॉनेटरी वैल्यू उसकी होगी यानी मौद्रिक वैल्यू उसकी जो होगी, उसको हम मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय में इंक्लूड करते हैं। वैसे क्वेश्चन में मेजॉरिटी चांसेस होता है कि आपको ये सीधा नंबर दे देता है, यानी मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय यानी मिश्रित आय आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होती है। बट अगर नहीं गिवन होगी तो आपको करना क्या होगा कि लेबर को क्या मिलती है, वेजेस। तो क्वेश्चन में आपको वेजेस होगी तो उसको इंक्लूड करना होगा मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय में। आप इसको स्टेप 1 से कंफ्यूज मत होना, स्टेप 1 में अलग चीज पड़ी थी और स्टेप 3 में जो वेजेस है ना ये अलग होगी। यानी आपने अपने घर की लेबर यूज कर ली है तो आप उसको वेजेस नहीं दोगे, तो वो पैसा आपका बच रहा होगा, तो जो पैसा आपका बच रहा है ना वो आपका मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय में इंक्लूड होगा। ऐसे ही लैंड के बदले में आपको रेंट आपका बच रहा होगा तो आप इसमें इंक्लूड कर लोगे। कैपिटल के बदले आपका इंटरेस्ट बच रहा होगा तो आप इसमें इंक्लूड कर लोगे। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी आपने अपनी नॉलेज का यूज करा है तो आपको प्रॉफिट बच रहा होगा तो आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। बट पेपर में मेजॉरिटी चांसेस होता है कि आपको मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय को डायरेक्ट गिवन देता है, तो आपको इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टेप 3 में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि स्टेप 4 में क्या करना है। तो बेसिकली आपके स्टेप 4 में आपको करना कुछ नहीं है, जो आपने स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में वैल्यू निकाली है ना, आपको उसको बेसिकली करना क्या है, यहाँ प्लस करना है। जैसे स्टेप 4 में आपको करना क्या है, ऊपर के तीनों स्टेप की वैल्यू को ऐड करना है। हमें ऊपर क्या क्या निकाला था, सबसे पहले हमने निकाला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक, फिर हमने निकाला ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको हिंदी में हम प्रचालन अधिशेष कहते हैं, और थर्ड में हमने निकाला मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय जिसको हम मिश्रित आय कहते हैं। जब आप इन तीनों की वैल्यू को प्लस कर देते हो ना, तो आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है आपकी NDPAT-FC। आई होप आपको अब इसको पढ़ना भी आ गया होगा कि इसको पढ़ते कैसे है। पहले आप पढ़ेंगे इंग्लिश में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हिंदी में पढ़ते हो तो आप इसको उल्टा करके पढ़ते हो यानी कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, जब हम इनकम मेथड के तीनों स्टेप्स को प्लस करते हैं तो हमारा NDPAT-FC निकल कर आ जाता है। दोस्तों आई होप आपको स्टेप 4 तक सब चीजें क्लियर हो गई होगी कि हमने करा क्या था। स्टेप 1 में हमने ये निकाला, स्टेप 2 में हमने ये निकालना सीखा, स्टेप 3 में हमने ये निकालना सीखा, और स्टेप 4 में हमने इन सबको प्लस कर दिया तो हमारा NDPAT-FC क्वेश्चन में निकल कर आ गया है। अब स्टेप 5 में आपको करना क्या होगा, बेसिकली
अगर क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि आपको नेशनल इनकम निकालनी है, तो अभी मैं आपको बता के आ चुका हूँ कि नेशनल इनकम को डिनोट करने का तरीका होता है आपका NNP@FC से। तो आप करेंगे क्या, आप NDP@FC को NNP@FC में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन आपसे ये कह सकता है, या फिर क्वेश्चन आपसे ये भी कह सकता है कि आपको सिर्फ इनकम मेथड से के थ्रू जो भी वैल्यू आई है आपको वो निकाल के दिखानी है, तो आप यहीं तक करोगे। बट अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसको नेशनल इनकम भी चाहिए, तो आपको NDP@FC को NNP@FC में कन्वर्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसके बाद ही आप आगे नेशनल इनकम को फाइंड कर पाओगे। तो आपको बता के आ चुका हूँ कि जिस चीज़ की वैल्यू आपको नहीं पता होती उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जिस चीज़ की आपको वैल्यू पता होती है उसको आप राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो आप 1 बाय 1 करके कंपेयर करते हैं। जैसे ये नेट है, ये भी नेट है, ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। आपको पता है डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है और नेशनल मतलब राष्ट्रीय होता है। और जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो यानी हम छोटे से बड़े पर जा रहे हैं, और छोटे से बड़े पर जाने के लिए हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में NFIA यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का अंतर होता है, आपको ये भी पता होगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया बेसिकली हमने कैसे इनकम मेथड के थ्रू 5 स्टेप्स के अंदर इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना सीख लिया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया बेसिकली कि नेशनल इनकम को हम इनकम मेथड के थ्रू यानी आय विधि के थ्रू कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए बेसिकली हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालते हैं, और दूसरे में ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं, और तीसरे में मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय निकालते हैं, और बाद में तीनों को जब ऐड कर देते हैं ना तो हमारा निकल कर आता है NDP@FC। अगर क्वेश्चन में हमसे नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला है तो हमें पता है नेशनल इनकम को हम NNP@FC से डिनोट करते हैं, तो हम NDP@FC को NNP@FC में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए नहीं बोला है और कोई दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करने के लिए बोला है ना, तो हम उसको दूसरे एग्रीगेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वाह क्या सीन है, जो कि हमने पार्ट 2 के अंदर पढ़ा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इससे अगले पार्ट में हम इनकम मेथड यानी आय विधि से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को करके देखेंगे कि बेसिकली उनको करा कैसे जाता है। अब आपको समझ आ गया बेसिकली कैसे इनकम मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसको जल्दी सॉल्व कर सकूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।